नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। जैन जी के आंदोलन ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। नौजवानों के नाम से कपकपी चढ़ने लगी है सरकार की। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आए, जाम कर दी। कहा पहले टॉयलेट साफ कराओ, पानी की व्यवस्था ठीक करो, फीस कम करो। और 4 घंटे में उनकी मांगे मान ली गई। यानी देश के लोग अब समझ गए हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को सड़क पे गांधीवादी तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। अभय दुबे जी से मैंने इस राजनीति पर बातचीत की है, लेके चलता हूँ सीधा उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। भारत में जो किसी ने सोचा नहीं था वो सब होने लगा है। उत्तर प्रदेश के एक जनपद के स्कूल में टॉयलेट बहुत खराब थे, पंखे नहीं चल रहे थे, गंदगी बहुत थी। छोटे छोटे 10वीं 11वीं क्लास के 3-4 हजार बच्चे सड़क पे आए, जाम कर दिया। नारेबाजी शुरू कर दी कि टॉयलेट ठीक करिए, पहले पहले फीस का स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, पानी की व्यवस्था ठीक कीजिए। अड़ गए बच्चे, बहुत समझाया, प्रिंसिपल ने बोले नहीं माने, बड़े अफसरों को बुलाओ। एसडीएम वगैरह आए और तब सारी व्यवस्थाएं बच्चों ने 4 घंटे में ठीक करा दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर इस आंदोलन ने पूरे देश के बच्चों तक को, जैन जी तो छोड़ दीजिए, उससे भी छोटे बच्चों को एक क्रांति की राह दिखा दी। तो अब क्या ये जैन जी से आगे बढ़ के ये मध्यम वर्ग है जो हमेशा विश्व गुरु की बेचारा गुलाम रहा है, टॉर्च जलाता था, मोमबत्ती जलाता था, कोरोना में थाली बजाता था। अब उसको भी समझ में आएगा कि विश्व गुरु ने उसकी लंका लगा दी है, टैक्स के मामले में, महंगाई के मामले में। इधर गडकरी जी हाई कोर्ट पहुंचे कि साहब मेरी मानहानि हो रही है, तेल का खेल भारी पड़ रहा है। ये पूरी सीन चल क्या रहा है अभय जी? पूरे देश में हाहाकार मच गया है। विश्व गुरु जी पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं। सीन क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, आपने जो भूमिका अपनी बनाई उससे हृदय प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही तो हमारे जैसे लोग हमेशा से चाहते थे, वो हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और मोदी जी का एजेंडा दूसरा है। उनका एजेंडा ये है कि 5 साल में एक बार वोट दीजिए और वो हम आपसे लेने की व्यवस्था पूरी कर लेंगे। ये मोदी जी का है। मोदी जी ने 5 साल में एक बार हमें वोट दीजिए, उसका इंतजाम हम कर लेंगे, हमें बहुमत तक मिल जाए, इतने वोट मैं आपके ले लूंगा। याद कीजिए, मोदी जी अपने पहले चुनाव में क्या नारा देते थे? आप कमल पे बटन दबाइए, आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा। याद है आपको? ये बोलते थे। तो उतने वोट उनको सीधे मिल जाते हैं, 35, 36, 37%, जिनके अंदर उनकी सरकार बन जाती है। उसके बाद इन भाजपा और संघ का एजेंडा ये है कि सब लोग अपने घर बैठे, खाएं पिए, बच्चों के साथ कभी कभी पिकनिक पे चले जाएं, नौकरी वोकरी ढूंढें वगैरह, ये सब काम करें, फिल्में इल्में देखें, टीवी सीरियल देखें। इसके बीच में कोई और दूसरा काम ना करें। आप सरकार से ये ना पूछें कि आपने तो गवर्नेंस देने का वायदा करके आप सत्ता में आए थे, गवर्नेंस मत दीजिए। अब जिन छात्रों का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो स्कूल की बदहाली के ऊपर प्रदर्शन करने लगे, वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? वो गवर्नेंस देने के सवाल में प्रदर्शन कर रहे थे। नीट के पेपर लीक का मामला क्या है? वो गवर्नेंस का मामला है। शिक्षा व्यवस्था का मामला क्या है? शिक्षा व्यवस्था गवर्नेंस का प्रमुख हिस्सा है। भ्रष्टाचार हटाने का मामला क्या है? भ्रष्टाचार हटाना, भ्रष्टाचार कम करना, न्यूनतम करना, ये गवर्नेंस का हिस्सा है। और ये लोग गवर्नेंस देने के लिए न तैयार हैं, ना इनका गवर्नेंस देना एजेंडा है। इनका एजेंडा ये है कि किसी तरीके से स्थायी बहुमत प्राप्त किया जाए, और जब स्थायी बहुमत नहीं प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए फिर कभी एसआईआर जैसा प्रपंच किया जाए, कभी परिसीमन जैसा प्रपंच किया जाए। अच्छा, अब बहुत दिन हो गए इनका ये एजेंडा बर्दाश्त करते करते। जिस चीज को हम लोग जेन जी कहते हैं, वो तो दरअसल एक मुहावरा है। वो तो 18 साल से 30-35 साल तक के लोगों के लिए, लोगों को किस तरह आप एक समूह में इकट्ठा करें और उसे एक नाम दे दें, जेन जी का है, वो तो एक मुहावरा है। जेन जी का मतलब एक पीढ़ी जो जेन जी की नहीं है और एक पीढ़ी जो जेन जी की, उसमें फर्क क्या है? केवल फर्क यही तो है कि भाई वो सोशल मीडिया का ज्यादा सहारा लेता है, सोशल मीडिया के जरिए वो आगे बढ़ता है। अच्छा, अब जेन जी जितनी भी है वो सब गरीब है। जेन जी जितनी भी है उसके पास तो कोई किसी बड़ी संस्था से वो जुड़ी हुई नहीं है। वो तो फक्कड़ है। फक्कड़ शब्द आपको याद है?
70, 80, 90 के दशक में जो कार्यकर्ता लोग होते थे, एक झोला डाले घूमते थे, हैं? तो वो कहते थे हमेशा हम तो फक्कड़ हैं। जैसे हमारे मित्र संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो फक्कड़ आदमी हूं। मैंने समाजवादियों के मुंह से, वामपंथियों के मुंह से, छात्र नेताओं के मुंह से और बहुत सारे पत्रकारों के मुंह से भी ये बात सुनी है, हम तो भाई फक्कड़ आदमी हैं। तो जेनजी जो है, जेनजी फक्कड़ नौजवानों का, जो कि सोशल मीडिया और नेट चलाने में और आपका मोबाइल चलाने में निपुण हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जिनके अंदर बड़ा अच्छा व्यंग भाव है। अब वो तो मैं भूल ही नहीं पाता हूं, एक लड़का जब 20 तारीख को हो चुका लाठीचार्ज, तो पुलिस वालों से कह रहा है आज लाठीचार्ज का इंतजाम नहीं है। बिहारी और उत्तर प्रदेश की भाषा में पूछ रहा है पुलिस वालों से, आज लाठीचार्ज का इंतजाम नहीं है। फिर दोबारा कहता है 2-4 मार दो ना, हम 20 तारीख को नहीं आ पाए थे। आप सोचिए इसको, मतलब आप जरा सोचिए इसको बारे में। मैं तो हैरत में हूं, मतलब सुन के। फिर एक दूसरा आप सुनिए, वो कह रहा है, एक दूसरा नौजवान पुलिस वालों से कह रहा है आज आंसू गैस का बंदोबस्त किया है कि नहीं किया है। पुलिस वाले हैरत में हैं, वो इस बात में क्या जवाब दें। पुलिस वालों को इस तरह के सवालों की जवाब देने की ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है। अब वो हैरत में है, अब पुलिस वाले कुछ नहीं बोले तो कहता कुछ बंदोबस्त नहीं किए, कुछ तो करो। एक कह रहा है गर्मी लग रही है, वाटर कैनन, पानी की बौछार चलाओ, है? तो ये जो पूरा मामला है ना, इसने ऐसे लोगों को राजनीति के मंच पर ला दिया है। 20 तारीख की उस घटना ने, वो ऐतिहासिक घटना है, 20 तारीख का दिन, संसद मार्च का दिन, है? ऐसे लोगों को राजनीतिक मंच पर ला दिया है जिस राजनीतिक मंच पे ऐसे लोगों की दरअसल जगह नहीं थी। यही सब लोग या इनके माता पिता बसों में भर कर मोदी जी और इस तरह के नेताओं की रैलियों में ले जाए जाते थे। अब ये लोग अपनी मर्जी से जमा हो रहे हैं, अपने हिसाब से सारा कुछ तय कर रहे हैं। इन्हें किसी बड़े नेता और चमकदार भाषण की, लंबे चौड़े सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। और 20 तारीख की घटना के बाद जो जीत उन्हें हासिल हुई, उस जीत से उनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि अगर कोई समस्या होगी तो हम उस समस्या का समाधान अपने हाथों में रखते हैं। और सरकार उसके बदले में ये नहीं कह सकती अब हमने आयोग बना दिया है, हमने कमेटी बना दी है। अब मोदी जी तो कहते रहे ना, मोदी कह रहे हैं कि हमने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। अरे भाई, आपकी कमेटी हाई पावर्ड हो या लो पावर्ड हो या मिडिल पावर्ड हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो यह है कि काम आपने क्यों नहीं किया। आप सोचिए, मोदी जी कह रहे हैं कि नंदन निलेकणी के नेतृत्व में बड़े बड़े नाम है उसके अंदर, और है हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। आप सोचिए, जब मोदी जी वो कर रहे थे, जब देश का दौरा कर रहे थे मोदी हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो कहते थे, 3 बातें बोलते थे, हमें देश की सब सारी समस्याओं का पता है, सारी समस्याओं का हल भी पता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 3 बातें बोलते थे। जब आपको सारी बातें पता थी, सारी समस्याओं का हल भी पता था, तो 12.5 साल बाद हाई पावर्ड कमेटी क्यों बनाई? तो असली मसला यह है कि इसी कहते हैं जनता हाथ में ले लेती है राजनीति, तो ऐसा हो जाता है नजारा जो इस वक्त सब लोग देख रहे हैं। मैं ये मानता हूं केवल बीजेपी वाले ही नहीं इससे थोड़े हैरत में हैं, इससे विपक्ष के लोग भी हैरत में हैं। देखिए, सीधी बात यह है, इस जैनजी के लोगों से बातचीत करो तो वो नंबर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मोदी और शाह के मुकाबले ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा नंबर देंगे, और उनसे कहेंगे इनसे हमारा मित्र दोस्ताना ताल्लुकात हैं, नेता और अनुयायी वाले ताल्लुकात नहीं है। और राहुल गांधी कर भी इसी तरह रहे हैं, अखिलेश और डिंपल कर भी यही रही हैं, वो ऐसे ही ताल्लुक बनाना भी चाहती हैं। इसलिए राहुल गांधी ने, देखिए, इन नौजवानों का नेतृत्व हड़पने की कोई कोशिश नहीं की। राहुल गांधी की पूरी राजनीति में आप देखिए 1 सेकंड भी नेतृत्व हड़पने की कोशिश की। अब उसके मुकाबले सोनम वांगचुक की राजनीति रख के देखो आप, सोनम वांगचुक आए थे अनशन करने के लिए, नहीं समर्थन करने के लिए इस आंदोलन का। बाद में कोशिश करने लगे कि जैसे वो कहें उस तरीके से सब काम हो, जब वो कहें तब मांगा जाए इस्तीफा, जब वो कहें तब कहा जाए कि नहीं, इस पे विचार कर लो। तो पूरे ये लोग, इन लोगों का राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर जो आगमन है, और राष्ट्रीय राजनीति का मंच का मुहावरा बन गया है जंतर मंतर। शब्द भी कितना सुंदर है, जंतर मंतर। आप सोचिए, वो संजय जी,
हालांकि है तो वो वेधशाला है, जो कि सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, जहां से ग्रह नक्षत्रों की गति देखी जाती थी उस जमाने में। अब वहां से भारतीय राजनीति की गति तय हो रही है, वो भारतीय ठीक बात राजनीति है, वेधशाला बन गया। आप जंतर मंतर शब्द कितना अच्छा है, जंतर कर दो मंत्र पढ़ दो। सही बात है। एक दिन के अंदर जंतर पढ़ दिया गया और राजनीति में मंत्र हो गया। सब बदल गया, अब सारा सोचिए बदल गया। कितना अच्छा लग रहा है। मन वास्तव में प्रसन्न है एकदम। सवाल मैं ये नहीं देखिए, मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई भी सरकार बने और लोग बार बार में उसका गिरेबान पकड़ के लकलकाएं, बार बार मंत्रियों को घसीटा जाए, ये किया जाए। ये सब ठीक बात नहीं है। सरकार को स्थिरता भी चाहिए, सरकार को काम करने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन उसकी एक अवधि होगी ना। मोदी जी ने तो तय कर लिया कि गवर्नेंस तो देना ही नहीं है, केवल लफाजी देनी है बदले में। पूरे टाइम ये आदमी लफाजी करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। पूरे समय इसके मंत्री लफाजी करते हैं, कुछ नहीं करते। कोई भी अगर आदमी जवाबदेही की बात करता है तो फौरन उसके नेता कहते हैं कि देश विरोधी नारे लगा रहे हो, पाकिस्तान और चले जाओ। छोटे छोटे बच्चों को चांटे मारने लगते हैं। ऐसे तमाम, जहां मैं रहता हूँ गाजियाबाद के आसपास यही सब तो हो रहा है। हाथों में 56 किस्म के कलावे बांधे हुए, टीका लगाए हुए, बीजेपी वाला पटका पहने हुए, फॉर्च्यूनर में चलता हुआ बंदा किसी भी 2 बच्चों को बुला कर 2 चांटे मार देता है उनके। वहां तो नहीं गए थे नारे लगाने के लिए देश विरोधी। अरे आप ये देखिए कि ये जब जो हो रहा है, ये एक ऐसी घटना है जो कि इस देश में, मेरा मानना है कि मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद शुरू हो जानी चाहिए। ये घटना 11.5 साल देर से शुरू हो रही है। अगर ये 1 साल बाद शुरू हो जाती ना तो मोदी जी को गवर्नेंस देनी पड़ती, या 2019 में वो भूत बन जाते। पब्लिक मार, वोटरों की मार से उनको भूत बना देती मोदी जी को। हमारे इलाके में यही भाषा होती है, उसको इतना मारा कि भूत बना दिया। वोटर इतना मारते, भूत बन जाते हाँ, लोग। मतलब मार, मतलब वोट की मार से मारते। अब वोट की मार, वही मैं कह रहा हूँ। वोटर, हम कह रहे वोटर इतना मारते हैं वोटों से अपने कि ये लोग भूत बन जाते। लेकिन वो पहलगाम का सहारा लेके दोबारा जीत गए। हालांकि तीसरी बार वोटरों ने कहा कि नहीं, अभी थमो, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से जीत नहीं प्राप्त होगी। ये स्थिति है। एक चीज और है, कभी कभी जवान पे सरस्वती बैठती है। जैसे आशाराम बापू कहते थे कि मुझे जेल का दर्शन करना है, तो जेल के दर्शन हो गए। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कई बार कहते थे मुझे 9.5 किलो गालियां देते हैं लोग, जी भर भर के गाली देते हैं। तो जब भाषण में कहते थे तब तक मैंने गालियां सुनी नहीं थी कभी भी कि किसी ने दी हो। वो मंच में कहते थे ये लोग मुझे जी भर भर के गाली देते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई कमेंट करते तो 1 घंटे बाद पुलिस बंद कर देती थी। आज जंतर मंतर पे इतनी गंदी गंदी गालियां, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें गाली नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन माँ की, बहन की, उनकी, अरे मतलब बहुत ही गंदी गंदी देखिए गालियां। संजय जी, और अभी मैं आपकी बात का एक जवाब दे शब्द दूं, नहीं है। भूल जाऊंगा हाँ। बीच में। आपकी बात सुन के जवाब आ गया। जो बोता है वही काटता है। आप अगर बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। ये लोग घृणा बोने वाले लोग हैं और घृणा काट रहे हैं। और इनको ये इतनी घृणा बोते हैं कि अंततः इनके समर्थक भी इनसे घृणा करने लगे हैं, और इनके विरोधी तो घृणा करते ही करते हैं। उनके मन में इनके ऊपर बड़ी जबरदस्त घृणा पैदा होती है। आप सोचिए, यूजीसी नियमावली का मसला आया था, तो जो लोग इन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जो लोग इनके पोस्टरों को पैरों से कुचल रहे थे, उनकी पोस्टर के ऊपर पेशाब कर रहे थे, जो लोग मंदिरों में देव प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर बीजेपी को वोट न देने की कस्में खा रहे थे, वो लोग कौन थे? उनके समर्थक थे। उन्हीं के वोटों से लोग सत्ता में 2 बार आए। आप सोचिए उनके मन में कितनी घृणा थी इनके प्रति। आप किसी नेता और पार्टी को 10 साल में 3 बार, 11 साल में 3 बार वोट दें, मतलब उसके बाद कितनी घृणा उसके प्रति। तो आप सरकार और आपके बीच में तो प्रेम का संबंध होना चाहिए ना। घृणा का संबंध कैसे बन गया अपने समर्थकों के साथ इनका, सोचिए आप। दूसरी बार आप देखिए, जो उन्होंने अभी जंतर मंतर पे गालियां दी, वो उनके आलोचक मान सकते हैं आप। वो भी वही काम कर रहे हैं जो उनके समर्थकों ने किया था। ये घृणा बोते हैं और घृणा काट रहे हैं। मैंने बहुत दिन पहले ये बात कहा था कि बहुत से लोगों ने कहा नहीं, आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों कर रहे हैं। मेरे मन में आया था, मैंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये लोग बीजेपी के लोग निकला करेंगे सड़क पर, और जनता अपने छज्जे पे खड़े होकर उनके ऊपर थूकेगी। वही हो रहा है।
क्योंकि और आप हाल ये देखिए कि बाकी तो छोड़ दीजिए, असम के मुख्यमंत्री जो इतनी जहरीली भाषा बोलते हैं, उनकी बेटी आंदोलन में थी। उनकी बेटी वो जैन जी का समर्थन कर रही थी। देश के तमाम नेताओं के बच्चे अच्छा समर्थन। आप बताओ, इतनी इतनी दिनों तक आंदोलन हुआ है, आंदोलन तो अभी भी मानता हूं जारी है। हेमंत बिश्व शर्मा की कोई आवाज चूवी सुनी आपने? है मोहन यादव की आवाज आपने चूवी सुनी? भजनलाल शर्मा की आवाज आपने सुनी चूवी? बंगाल के वो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, अभी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उनकी आवाज आपने कहीं सुनी चूवी? एक बात है, ये हम मुझे सुनने में आया कि योगी आदित्यनाथ बोले तो नहीं, लेकिन हैं बहुत खुश। हाँ हाँ, ये चर्चा बहुत है। ये बहुत है। चर्चा बहुत है। योगी सोच रहे मोदी का ये काम लग गया। नहीं, दूध पी रहे खूब जम के। हाँ, ये बड़ी दूध चर्चा है की पॉलिटिकल गलियारे दूध में। की ये है कि हाँ, योगी के जीवन की सबसे बड़ी खुशी अब मिल गई है उनको। खुशी मिल गई। दूध जो है ना, दूध हम्म। इन्होंने मात्रा ड्योढ़ी कर दी है। पहले अरे अगर एक 1 लीटर एक नेता है भैया, वो मुझे कसमें खाने लगे कि आपको पता नहीं है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि योगी जी ने एक बार गोरखपीठ पे जाके अनुष्ठान किया और अनुष्ठान के बाद मोदी के दिन खराब शुरू हो गए। ऐसी ऐसी बातें, हालांकि फालतू की बात है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि योगी जी ने हवन किया और मोदी जी के दिन खराब हो गए। नहीं, अब आप मतलब सोचिए, अभी राम मंदिर वाले सवाल पे जो व्यक्ति इतनी लफाजी कर रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, राम राष्ट्र के प्रतीक है, फलाना ठिकाना, वही पुरानी घिसी पिटी बेकार की लफाजी जो कर रहा था। वो व्यक्ति, कितनी बड़ी घटना हो गई, जिसने बीजेपी की सरकार को हिला दिया, हिंदुत्व को हिला दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिला दिया, अंतरराष्ट्रीय न्यूज बन गई। क्या गजब घटना हुई है गुरु, है? आप सोचिए, श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तीसरी बार लेने की कोशिश में है। उन्होंने एक वक्तव्य नहीं दिया इसके ऊपर। और ऐसे बड़े बड़े लोग जो सांप्रदायिकता के यमदूत बने हुए थे, ऐसे हेमंत बिश्व शर्मा, सांप्रदायिकता के यमदूत कहता हूं मैं इसको। हाँ, एक एक चू की आवाज ही निकाली उसने मुंह से। ये सब लोग हैरत में हैं कि ये विपदा कहां से आ पड़ी, ये आफत के परकाले कौन है जो जमा हो जाते हैं, और फिर जब जीत गए, जीतने के बाद क्या उन लोगों ने डांस किया वहां पर। हैरत अंगेज डांस पार्टी थी वो। हाँ। उस पे भी मिर्ची, अच्छा उस पे भी मिर्ची लग रही है। कंगना रनौत कह रही है सब नशेड़ी और गंजेड़ी और पता नहीं क्या क्या, कितनी कितनी भाषा देखिए कंगना रनौत देखिए बोल रही है और कंगना जैन जी के कंगना लिए। रनौत जो है, मैं हमेशा जब उनका जिक्र आता है, मैं सम्मान के साथ उनका जिक्र करता हूं। उसकी वजह यह है कि वो असाधारण अभिनेत्री है। आप उनकी फिल्में देखिए पहली बार, कम से कम एक अपने छोटे से कैरियर में उन्होंने कम से कम 10 ऐसी फिल्में बनाई हैं, 10 ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें उनका काम बहुत लाजवाब। कोई ऐसा ही व्यक्ति, सुंदर महिला है, असाधारण अभिनेत्री है, अपनी दम पे, बिना किसी की ऐसी मदद के, बिना किसी गॉडफादर के, अकेले दम पे उन्होंने अपना कैरियर बनाया, बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर बनी, ये वो सब उन्होंने किया। अच्छा, अब एक पुरानी कहावत है कि जब आप अपनी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा लेते हैं, तो फिर आप अपनी प्रतिष्ठा को खुद नष्ट करते हैं। ये बात किशोर कुमार के बारे में एक बार कही गई थी। वो बहुत महान गायक थे, तो उन्होंने एक बढ़ती का नाम दाढ़ी नाम की एक फिल्म बनाई, उसमें केएन सिंह वगैरह थे। वो इतनी खराब फिल्म थी, इतनी घटिया फिल्म थी, इतनी बुरी तरह पिटी। तो कुछ लोगों, समीक्षकों ने यही कहा कि किशोर कुमार की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी, तो सोचा खुद ही इसको थोड़ा कम कर दिया जाए। तो कंगना रनौत जो है, अपने हर वक्तव्य से अपनी प्रतिष्ठा कम कर रही है। उनको कोई जरूरत नहीं है सब करने की। मैं आपको बता रहा हूं, अनुपम खेर को कोई जरूरत नहीं है करने की, ये जो वो कर रहे हैं। ये सब वो कश्मीरी पंडित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति करने लगे, जो दरअसल वो उनकी तो दिस पॉलिटिक्स इज नॉट देयर कप ऑफ टी। ये उनका काम नहीं है करना उसको, उनको समझ भी नहीं है इसकी। दूसरों के कहने पर वीडियो जारी करते हैं कि कोई आपका गलत इस्तेमाल कर लेगा। अरे कमाल है भाई, आप कौन होते हैं बताने वाले आपका गलत इस्तेमाल हो रहा कि सही इस्तेमाल हो रहा? इंसान खुद तय करेगा कि हमारा इस्तेमाल कैसे होगा, और हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम अपने आप को कैसे इस्तेमाल होने देंगे। जिंदगी इसी तरह चलती है आगे। ये बड़ी कौन होते हैं, और कंगना रनौत कहने वाली कौन होती हैं? ये तो सभी लोग कह रहे हैं, आरएसएस वाले के, वो एक आरएसएस का तथाकथित विचारक है, वो कह रहा है ये सब रेपिस्ट होते हैं, या महिलाएं रेप कर, ये सब ये राष्ट्रीय संस्कृति किसी की समझ में नहीं आ रहा है इससे कैसे निपटे इस मामले। मोदी कह रहे हैं अगर हमने जेन जी प्रकोष्ठ सेल बना दिया होता तो क्या बात थी। अरे सेल बना देने से क्या, दलित
ऐसे तो आपने अल्पसंख्यक सेल ही बना रखा है, तो अल्पसंख्यक आपको वोट देते हैं क्या? सेल बनाने में क्या होता है? अरे आयोग सब बना रखे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ों की निरी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। देखिए, ये सब पुराने घिसे पिटे तरीके हैं, इनमें कुछ रह नहीं गया है। जो जंतर मंतर पर जो घटना हुई है, उसने ये पूरा मुहावरा सब बदल दिया है। ये और देखिए, जंतर मंतर पे जो लोग नेतृत्व का दावा करने के लिए करते हुए आए थे, उनकी तमाम कमियों और तमाम संदिग्ध हरकतों के बावजूद लोगों ने, हमारे एक मित्र ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया। उसने कहा कि पेपर तो सेट मोदी जी ने किया था, जैन जी ने आके सवाल बदल दिए, सब गड़बड़ हो गया। हाँ, ये बात तो सही है। मंदिर चोरी से दिमाग हटाने के लिए काम तो सेट किया था, हाँ, लेकिन पेपर तो सेट पेपर में मोदी जी ने सब किया था, लेकिन जब सवाल उन्होंने बदल दिए। सवाल बदल दिए। जी। अच्छा, एक बात तो है अभय जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डर होता है ना, वो बड़ा काम करता है। हम्म। इस सरकार का डर काम कर रहा था। ये तो मानेंगे आप, इस आंदोलन ने सरकार का डर खत्म कर दिया। लोग अब चौराहा और गलियों पे गालियां देने लगे हैं, बोलने वो लगे हैं। तो कोई बोलते देखिए, थे, डरते थे। वो बिल्कुल वही खुल गया है, बांध खुल गया, जो बांध रुका हुआ था अभी तक, वो खुल गया है बांध। अच्छा, इसका भविष्य क्या होगा अब अगर ये चीजें बढ़ती रही, ऐसे आंदोलन? जैन जी, जैसे मैंने बताया, स्कूल के बच्चे देखिए, सड़क पे आ गए अपने। ये सरकार तो इसके प्रभाव में आकर गवर्नेंस नहीं देगी, ये सरकार बदले में दमन देगी, जो दे रही है। कैसे करे, जगह कैसे दमन देगी? बच्चों का अरे कहना भाई, है जगह जगह छात्रों को पकड़ कर पीटा जा रहा है, कोई भी पुलिस वाला किसी को भी घसीट लेता है, किसी बच्चे को उठा के कार में बैठा लेता है, औरतें मोहल्ले की पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के अपने बच्चे छीन रही हैं। कितनी जगह से घटनाएं हो रही हैं ये अब दमन, वैसे एक तो दमन वो होता है कि सब लाठी गोली चल रही है प्रदर्शन के ऊपर, या नेताओं को गिरफ्तार किए, एक तो दमन वो, एक दमन ये होता है कि आमतौर पर पुलिस वालों को छूट दे दी जाती है मनमानी करने की, तो वो सब दे दिया है इन्होंने। अब वही मुसलमान बच्चा जो खाना खिला रहा था जुनैद, उसके परिवार वालों को वहां पकड़ लिया पुलिस ने, है कि नहीं? तो ये सब जो अब है, ये दमन की प्रक्रिया है, ये बिखरा हुआ दमन है, ये इनकी बीजेपी की स्टाइल में दमन देगी ये सरकार। इस चक्कर में इसके खिलाफ और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती चली जाएगी और ये लोग मुंह के बल गिरेंगे बहुत बुरी तरीके से। तो क्या एक बड़ा आंदोलन फिर शुरू हो सकता है देश में? आंदोलन चल ही रहा है, आप बड़ा छोटा क्यों सोच रहे हैं? आंदोलन बंद हुआ ही नहीं है, ये आंदोलन अभी भी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी सभी इतनी, हम लोग जो बात, अगर आंदोलन नहीं चल रहा हो तो हम लोग क्या ये बात कर रहे होते? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि वहां छात्रों ने अपने आप पकड़ लिया, उनका गिरेबान सब चीजें ठीक करा ली। आंदोलन नहीं चल रहा होता तो क्या? आंदोलन तो पहले से चल रहा है। तो अब तो आप मेरी और इस बात को मान जाइए। ये आंदोलन तब तक चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मांगे मानी जा रही, किसकी नहीं मांगे। आप मेरी बात समझिए, अगर अमित शाह भी इस्तीफा दे दें, राहुल गांधी अमित शाह के इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं, अगर अमित शाह भी इस्तीफा दे दें तो तब भी नहीं आंदोलन बंद होगा ये। अच्छा, तो अब आप मेरी एक बात तो मान लीजिए कम से कम। मैं जो कहता हूं कि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। बस अब ये तो बात हमने आपकी मान मान ली, ये तो वक्त का खराब। चलिए, बहुत इसी के साथ बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये तो अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। वास्तव में इस देश को एक बड़े आंदोलन की बहुत जरूरत थी। जिस तरह से सरकार कानों में तेल डालकर बैठी थी, कोई हक की बात सुन नहीं रही थी, उसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।